एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज के इस क्लास में मैं आपको रिवाइज कराऊंगी पॉलिटी के 89 क्वेश्चंस जो कि CHSL 2024 टीयर 1 में पूछे गए थे। और ये क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पॉलिटी के इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं CHSL के और इसके बाद CPO को भी पॉलिटी के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर मैच करेगा। और पॉलिटी में ना क्वेश्चन काफ़ी लिमिटेड होते हैं और वही चीज़ें घूम फिर के आती हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और अच्छे से रिवाइज किया तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा होगा। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। क्वेश्चंस यहाँ पर इंग्लिश में है बट मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊंगी, तो आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। जहाँ तक बात रही इसकी PDF की, तो इसका कंप्लीट PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड किया है, लेकिन अलग से ये सेक्शन वाइज मैं वहाँ पे अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि पूरा का पूरा PDF पड़ा है ना CHSL 2024 GK क्वेश्चंस वन लाइनर के फॉर्मेट में, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अमेंडेड विद सिंपल मेजॉरिटी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि साधारण बहुमत से बदला नहीं जा सकता, संशोधित नहीं किया जा सकता। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। तो यहाँ से आपको याद आना चाहिए कि आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 डायरेक्ट भी पूछा हुआ क्वेश्चन में, तो आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द सिटीजनशिप। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से डील करता है। राइट आंसर है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, यानी अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता से संबंधित सारे नियम कानून लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना फेमस है ना कि ये 3-4 बार पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23 और ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लॉज ऑफ आर्टिकल 20 इनकॉर्पोरेट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुच्छेद 20 के कौन से क्लॉज में डबल जियोपार्डी के बारे में लिखा है। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20 क्लॉज 2। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये जब मैं आपको CGL का PYQ सीरीज करा रही थी तो बहुत डिटेल में वहाँ पे मैंने इसको डिस्कस किया था। डबल जियोपार्डी का मतलब होता है ना कि एक इंसान को एक क्राइम के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जा सकती, उसी को लिखा गया है अनुच्छेद 20 के क्लॉज 2 में। और अगर आपसे कहे कि आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ पर लिखा है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब होता है कि जिस टाइम आपने क्राइम किया है तो उसी टाइम का जो कानून था उसी के हिसाब से सज़ा मिलेगी। अगर उस क्राइम के लिए कोई नया लॉ बन गया है तो उस हिसाब से सज़ा नहीं दी जाएगी। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का यही मतलब होता है। अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में क्या लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि आप अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। तो इसमें 3 क्लॉज हैं आर्टिकल 20 में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्लॉज 1 में लिखा है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, क्लॉज 2 में है डबल जियोपार्डी के बारे में, क्लॉज 3 में है वहाँ पर कि आप अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। यहाँ पे कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अभी 4th वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि उसके क्लॉज के बारे में। नेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा कि आर्टिकल 20 में है क्या, तो आर्टिकल 20 में है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट द हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities to renounce practices derogatory to the dignity of women। ये वाला क्वेश्चन ना फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है और आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि भारत के नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो आपस में भ्रातृत्व की भावना को बढ़ाएं और ऐसी चीज़ें ना करें जो कि वुमेन की डिग्निटी के लिए खराब हो। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51A का E। इसको जो है मैंने आपको ट्रिक की मदद से याद कराया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं, ओल्ड वाली 10 मिनट की होगी लगभग, तो आप आराम से इसको याद कर पाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, इन विच जजमेंट डिड द सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 एंड ऑब्जर्व्ड दैट द राइट टू एजुकेशन फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम द राइट टू लाइफ। यहाँ पर आपसे ये पूछा है ना कि किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के स्कोप यानी कि क्षेत्र को बढ़ा दिया और उन्होंने ये कहा कि शिक्षा का अधिकार जो है वो राइट टू लाइफ यानी जीवन के अधिकार से रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में इन्होंने ऐसा बोला। यहाँ से आपको ये भी याद आना चाहिए कि अगर आपसे बोले कि पर्सन विथ डिसेबिलिटीज से कौन सा जजमेंट रिलेटेड है तो लिसम्मा जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये CGL 2023 का काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहा था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वॉज अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 15th अमेंडमेंट एक्ट 1984। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15वें संविधान संशोधन से किस अनुच्छेद में बदलाव किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 33 यानी अनुच्छेद 33 में बदलाव किया गया था। अब आप सोचेंगे कि आर्टिकल 34 में है क्या, तो आर्टिकल 34 में ये लिखा हुआ है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो जो भी हमारे आर्म फोर्सेस के पर्सनल हैं या फिर किसी भी इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे जो लोग हैं ना, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में कुछ लोग हैं, तो उनके राइट्स को वो लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1984 में हुआ था। आर्टिकल 33 में इसमें बदलाव किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, डैश फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड in part 4 of the constitution under article 51A in the year 1976 through the 42nd constitutional amendment। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में पार्ट 4 जोड़ा गया था यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। अगर आपसे पूछे कि 11th वाली फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ी गई थी, तो वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जोड़ी गई थी। और यहाँ से आप ये याद रखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 में है, आर्टिकल 51 के ए में है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट विस अ विस फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है किस संबंध में। ठीक, तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो उनके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला वाला स्टेटमेंट था, दो इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द वर्ड फेडरेशन। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इंडिया में फेडरल सिस्टम है लेकिन संविधान में फेडरेशन शब्द का मेंशन नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ना कि आर्टिकल 5 जो है वो ये कहता है कि पार्लियामेंट नए राज्य बना सकती है, तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा था, ऑन दी सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट ईच स्टेट लेजिस्लेचर कैन इनैक्ट लॉज फॉर द स्टेट। फोर्थ वाले ऑप्शन में आपसे ये कह रहा है कि समवर्ती सूची में जो भी विषय होंगे उसमें संसद और जो स्टेट की लेजिस्लेचर होती है ये दोनों कानून बना सकते हैं, तो ये वाला सही है। तो केवल 2 और 3 यानी स्टेटमेंट 2 और 3 ही गलत है और आपसे इनकरेक्ट वाला पूछा है। आप ना ये भी ज़रूर पढ़ा करिए कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट and 2 houses known as the Council of States राज्यसभा and the House of People लोकसभा। 11th वाले में आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि देश का एक पार्लियामेंट होगा जिसमें प्रेसिडेंट होंगे और 2 हाउसेस होंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 79। अगला क्वेश्चन है, which article of the constitution mentions about establishing and maintaining institutions for religious and charitable purposes। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव का उल्लेख है। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिचुएशन वेयर इन अ फीमेल एंड अ मेल आर वर्किंग इन द सेम ऑफिस, सेम डेजिग्नेशन, सेम नेचर ऑफ वर्क बट अनइक्वल पेमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एप्लीकेबल। देखिए एसएससी में ना इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक सिचुएशन दे देगा और आपसे आर्टिकल पूछेगा। सिंपल लैंग्वेज में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39 का डी। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आता है आर्टिकल 39 के डी में
और यहाँ पे यही लिखा हुआ था कि एक मेल है एंड एक फीमेल है, वो दोनों सेम ऑफिस में काम करते हैं, सेम पोस्ट पे हैं, सेम तरह का काम करते हैं, लेकिन उनको पेमेंट बराबर का नहीं मिलता है, तो कौन सा आर्टिकल यहाँ पर लगेगा? तो आर्टिकल 39D। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ सिटीजनशिप? नागरिकता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो आर्टिकल 5 से 11, ये 2 बार रिपीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट इन रिलेशन टू फंडामेंटल ड्यूटीज़? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान से आप आंसर करेंगे एग्जाम में। पहला यहाँ पे लिखा है, द 44th अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो संविधान में लाया गया वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एक्सपैंडेड बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे कह रहा है मौलिक कर्तव्यों को और बढ़ाया गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आर्टिकल 51A क्लॉज ए इंटेल्स रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। यहाँ पे कह रहा है कि अनुच्छेद 51A के क में ये लिखा हुआ है कि आपको राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, इन सब का सम्मान करना है। फोर्थ यहाँ पे लिखा है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑब्लाइजेस पेरेंट्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू दियर चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। फोर्थ स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन दिलाएं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि बाकी तीनों सही है, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ 44th नहीं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू लाया गया, और इसमें जो 11th वाली फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू जोड़ा गया था, तो इसका मतलब एक्सपैंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन? इस क्वेश्चन में आपसे सिंपल भाषा में पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि विवेकाधीन शक्तियाँ किस अनुच्छेद में आती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 142 में, और उसी के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को एक प्रोफेशन का मान्यता दिया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट इन रिलेशन टू फंडामेंटल ड्यूटीज़? फिर से यहाँ पे आपसे कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला यहाँ पर, दे आर ऑब्लिगेटरी इन नेचर। नेक्स्ट है यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। नेक्स्ट है यहाँ पे, द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 51A क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर अ कॉन्क्रीट नेशनल कैरेक्टर एंड स्ट्रॉन्ग हार्मनी। नेक्स्ट यहाँ पर, 11th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड बाय 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पहले वाले स्टेटमेंट में लिखा है कि मौलिक कर्तव्य जो है ऑब्लिगेटरी है, मतलब आप इसका पालन करना चाहे तो कर सकते हैं, बट इसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है यानी कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि आर्टिकल 51 में ये सारे लिखे हुए हैं, बिल्कुल सही है। फोर्थ वाला लिखा है कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई थी, तो ये जो है ऑप्शन 4 ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स एंड राज्य प्रमुख्स? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि सुरक्षा प्रदान करता है राष्ट्रपति, गवर्नर और जो भी हेड होते हैं इंपॉर्टेंट उनको। इसका मतलब ये होता है ना कि अगर वो अपनी पोस्ट पर हैं जैसे कि प्रेसिडेंट वगैरह, तो उनके खिलाफ कोर्ट केसेस नहीं चला जा सकते, तो आर्टिकल 361 में ऐसा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट ऑल माइनॉरिटीज हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ना कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये लिखा है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 30। नेक्स्ट है यहाँ पर, अ स्कूल टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू स्टैंड अप एवरी टाइम नेशनल एंथम इज संग, विच आर्टिकल इंश्राइंस दिस फंडामेंटल ड्यूटी? यहाँ पे कह रहा है कि एक स्कूल टीचर हैं तो जब भी राष्ट्रगान होता है तो वो सबसे बोलती हैं कि खड़े हो जाओ, तो ये कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51A क्लॉज ए। ये फंडामेंटल ड्यूटी है और ये पहली ही फंडामेंटल ड्यूटी है जिसमें लिखा है कि आपको राष्ट्रगान का सम्मान करना है, तो वही पूछा था। अगला क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नोन एज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स?
यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा ना कि संविधान में कौन से अनुच्छेद को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 29 एंड 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वॉज अमेंडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन 5th अमेंडमेंट एक्ट 1955। यहाँ पे कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद बदला गया था 5वें संविधान संशोधन 1955 के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3। अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है तो इसमें ये लिखा है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो नए स्टेट्स बना सकती है, जो भी स्टेट है उनकी बाउंड्री में चेंजेस कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 3 में लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन ऑन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजंस फॉर लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा है। यहाँ पर सिंपल है ये क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे ये पूछा ना कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद डील करता है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट से, यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो वो अधिकार होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का, और वो आता है आर्टिकल 32 में। तो वही पूछा था। अगला क्वेश्चन है लाल थानवाला होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ डैश ऑक्यूपाइंग द पोजीशन फॉर 5 टर्म्स। यहाँ पे कह रहा है कि लाल थानवाला जो है इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का। तो किस स्टेट का? राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम के हैं ये। CHSL 2024 में ना स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं देखने में, लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे तो सिंपल है। अब यहाँ पे भी देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 25। विथ रेफरेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला यहाँ पर लिखा है आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन्फोर्सेबल इन द हाई कोर्ट्स ओनली। पहला वाला स्टेटमेंट आपसे ये कह रहा है कि अनुच्छेद 37 में ये लिखा हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हाई कोर्ट्स में केवल लागू होंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पर आर्टिकल 38 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम अमॉन्ग्स द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल। सेकेंड स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि अनुच्छेद 38 में ये लिखा हुआ है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि लोगों के बीच में जो आय का असमान वितरण है उसको कम किया जा सके। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट है आर्टिकल 39 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वेमेन। अब आर्टिकल 39 में ये कह रहा है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि मैन एंड वीमेन को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। तो यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड वाला स्टेटमेंट राइट है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंटेल्स। संविधान का अनुच्छेद 15 किस बारे में बात करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 बात करता है कि भेदभाव जो है नहीं होना चाहिए किसी के रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ को लेके या उनके रिलीजन को लेके। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर रिलेटेड टू दी फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स हैं और ये आते हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें कि इसके बाद पार्ट 4 आता है तो पार्ट 4 में है DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। उसके बाद आता है पार्ट 4A जिसमें कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अगला क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंट्रोड्यूस्ड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द। यहाँ पे कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को पार्ट 4 में रखा गया है संविधान के। तो किस संशोधन से इसको जोड़ा गया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन तो मतलब ना जाने कितनी बार ही पूछा जा रहा है हर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर ये वाला पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स लेड टू द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 21A। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आर्टिकल 21 का क्लॉज A किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। अब आप सोचेंगे कि 86वां संविधान संशोधन तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ था, लेकिन इसके द्वारा ना फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 21A भी जोड़ा गया था जो कि एजुकेशन से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है रिजर्वेशन इन प्रमोशन कम्स अंडर
विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रमोशन में जो आरक्षण होता है ना, वो संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4A में आता है। अगला क्वेश्चन है, सपोज ए माइन वर्कर आस्क्ड हिज सन एज्ड 9 years टू हेल्प हिम इन हिज वर्क इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी वायलेटेड इन दिस केस। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि सपोज यानी कि मान लीजिए कि कोई माइन वर्कर है जो खदान में काम करता है, तो वो अपने बेटे से कहता है कि वो उसके काम में मदद करे और स्कूल ना जाए। यहाँ पे संविधान का कौन सा अनुच्छेद का हनन हो रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में ये लिखा हुआ है कि बाल मजदूरी नहीं कराई जाएगी, यानी कि चाइल्ड लेबर को रोकता है आर्टिकल 24। और आर्टिकल 23 एंड 24 में कंफ्यूज मत होइएगा। 23 बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर को रोकने के लिए, और ये बात करता है आर्टिकल 24 ओनली चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 344 क्लॉज 1 एंड 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर रिलेटेड टू द। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344(1) और 351 किससे संबंधित है? तो ये 8 स्केड्यूल से संबंधित हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि 8 स्केड्यूल्स में आती हैं हमारी लैंग्वेजेस। कितनी भाषाएं हैं उसमें? 22 लैंग्वेजेस हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट्स प्लेनरी पावर इन पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सिटीजनशिप। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि अगर नागरिकता पे कानून बनाना है तो पार्लियामेंट के पास ही उसका पूरा का पूरा राइट्स है। तो आर्टिकल 11। अगला क्वेश्चन है, in which part of the constitution will you find the 6 broad categories of fundamental rights। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार 6 होते हैं, ये आप संविधान के किस भाग में पा सकते हैं? तो पार्ट 3 में है ना फंडामेंटल राइट्स, तो वही पार्ट पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं? तो पार्ट 3, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को ही बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, रिट ऑफ मैंडामस इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइएबल अंडर। यहाँ पे आपसे कह रहा है ना कि एक रिट है मैंडामस जो कि फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अंडर में ये आता है। क्योंकि जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तब आप आर्टिकल 32 का यूज़ करके कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट्स वहाँ से रिट्स इशू करता है जो कि 5 तरीके के होते हैं। अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है तो किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 32 के अंडर। अगर आपसे बोले कि हाई कोर्ट्स रिट्स इशू करता है तो किस आर्टिकल के अंडर? तो 226 के अंडर में। और हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा है रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से, और ऐसा इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट लीगल रिट्स भी इशू करता है जबकि सुप्रीम कोर्ट लीगल रिट्स इशू नहीं करता। आई होप आपको पता चल रहा होगा कि जो चीज़ें हमने PYQ सीरीज़ में डिस्कस की थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो अगर आपने पहले शिफ्ट से देखा है CGL 2023 वाले का सोल्यूशन और पूरा आपने देखा है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्राइम मिनिस्टर टू प्रोक्लेम 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पे कह रहा है कि संविधान प्रधानमंत्री को यह अधिकार देता है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर करे जो 3 तरह की होती है। तो ये तो गलत है, ये पावर केवल प्रेसिडेंट के पास है। अगला यहाँ पर लिखा है, ए रिजर्वेशन पॉलिसी इज देयर टू अपलिफ्ट द डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण की नीतियाँ भी हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ नो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफराज। यहाँ पे कह रहा है कि संविधान में वोट देने का राइट्स है जिसको कि यूनिवर्सल एडल्ट सफराज बोलते हैं। यहाँ पे जो है फर्स्ट एंड थर्ड वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा था, फर्स्ट एंड थर्ड वाला इनकरेक्ट है और यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश हैज़ कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था, तो किसने कहा था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, सर्शियोरारी कम्स अंडर द। यहाँ पे कह रहा है कि सर्शियोरारी किसके अंतर्गत आएगा? राइट आंसर हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर आएगा, जो कि आर्टिकल 32 में आता है। अब यहाँ से आप ये याद रख लीजिए ना कि जो भी हमारे पांचों रिट्स हैं ना, जैसे कि हिबिस कॉर्पस, मंडामस, सर्शियोरारी, प्रोहिबिशन एंड क्यूवो वारंटो, ये पांचों के पांचों रिट्स आते हैं आर्टिकल 32 के अंडर में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन डैश एंड इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान लागू हुआ किस दिन, और उस दिन हम मनाते हैं रिपब्लिक डे, तो 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि यूपीएससी का फॉर्मेशन, स्टेट पीएससी का फॉर्मेशन एंड ज्वाइंट पीएससी का फॉर्मेशन है, ये सारा संविधान की किस विशेषता के अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा फेडरलिज्म के अंडर। फेडरलिज्म में क्या होता है ना कि पावर्स स्टेट एंड सेंटर दोनों के बीच में डिवाइडेड होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सेक्युलरिज्म इज अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच मीन्स। यहाँ पे कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की एक विशेषता है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है द स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। इसका मतलब है कि जो राज्य है ना वो किसी भी धर्म का जो है प्रमोशन नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द कॉन्स्टिट्यूशन 100th अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 100वां संविधान संशोधन कब आया, राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। 100वां संविधान संशोधन जो है इंडियन बांग्लादेश के बीच में कुछ टेरिटरीज को लेके डिस्प्यूट था, तो उसके सेटलमेंट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर रिकमेंडेड टू बी इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपसे कह रहा है ना कि मौलिक कर्तव्यों के लिए जो स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, तो उन्होंने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाने की बात कही थी, या उन्होंने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ने को रिकमेंड किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 उन्होंने बोला था जोड़ने को, बट ऐड हुई थी 10। 11th वाली 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी। अगला क्वेश्चन है, फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट मीन्स। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है, संघवाद का क्या मतलब होता है, राइट आंसर हो जाएगा द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, यानी एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। अगला क्वेश्चन है, पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। पार्ट 4A किस चीज़ से रिलेटेड है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज हैड रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ ए चैप्टर on the fundamental duties in the Constitution of India and stressed that the citizens should become conscious that in addition to the enjoyment of rights they also have certain duties to perform। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात किस समिति ने कही थी, और उनका ये मानना था कि अगर आप राइट्स को एंजॉय कर रहे हो, अगर आपके पास अधिकार मिले हुए हैं, तो आपके पास कुछ कर्तव्य भी हैं जिनको कि आपको करना ज़रूरी है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी, क्योंकि इन्हीं के रिकमेंडेशन पे ही तो जोड़ा गया था ना फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ सिटीजनशिप। यहाँ पे कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से डील करता है, राइट आंसर हो जाएगा पार्ट 2, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड। 42वें संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। आप देख सकते हैं इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा है। अगला है यहाँ पर, हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम। भारत के राष्ट्रगान के लेखक कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, और ये डेट जो है ना संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशंस हैज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ के संविधान से भारतीय संविधान ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया है, राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान ने कब ये डिक्लेयर किया कि हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट की वो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगेन वही क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ड्यूटी किसके रिकमेंडेशन पे जोड़ी गई, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर इनिशियली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान में मूलतः कितने मौलिक अधिकार थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 7, यानी 7 फंडामेंटल राइट्स पहले हुआ करते थे। 7th वाला जो फंडामेंटल राइट्स है ना, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू हटा दिया गया था और अब वो आर्टिकल 300A के अंडर में एक लीगल राइट है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो भारत को कैसे परिभाषित करता है? राइट आंसर हो जाएगा एक सेक्युलर स्टेट, यानी इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। अगला क्वेश्चन है, जुडिशियल रिव्यू अ सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? यहाँ पे आपसे कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा जो कि एक विशेषता है हमारे संविधान की, वो कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज स्केड्यूल लैंग्वेजेस? यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द ओरिजिनल लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सीक्वेंस इज करेक्ट एज पर द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो एक बार प्रीएम्बल आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इस तरह का 2-3 बार क्वेश्चन आया है कि उसमें जो चीज़ें लिखी है ना तो उसका ऑर्डर क्या है ऐसा पूछ लेता है। तो राइट आंसर था सॉवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो है प्रस्तावना में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसको आप एक बार जाके मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, आपको सच में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसमें ना 4 ऑप्शन दिए हुए थे और उसमें पूछा था कि कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, आप ना चाहें तो नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 विच एस्टैब्लिशेस द बेसिक राइट्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन। यहाँ पे कह रहा है संविधान का 86वां संशोधन जो हुआ था 2002 में, तो इसमें जो है शिक्षा की बात कही गई है। तो कितने एज से कितने एज तक के बच्चों के लिए? तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन इन एजी पेरारीवलन वर्सेस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु स्टेट? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि एजी पेरारीवलन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट का कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला यहाँ पर लिखा है, इट हाईलाइटेड दैट द गवर्नर्स पावर्स आर क्वालिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट chiefly requiring them to act in aid and advice of the council of ministers। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि राज्यपाल की शक्तियाँ संविधान के आदेश द्वारा निर्धारित हैं, जिसके अनुसार उन्हें मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से कार्य करना होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द बेंच हेडेड बाय जस्टिस एल नागेश्वर राव ऑर्डर्ड द फ्रीडम ऑफ वन ऑफ द कन्विक्ट्स इन द राजीव गांधी असैसिनेशन केस। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि इस बेंच को हेड किया था जस्टिस एल नागेश्वर राव ने और उन्होंने ऑर्डर दिया था, एक कन्विक्ट थे राजीव गांधी असैसिनेशन केस में, उनको छोड़ने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, द बेंच वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ पावर, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर ये कह रहा है कि इस बेंच का ये ओपिनियन था कि शक्ति के 3 स्रोत हैं, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे केवल और केवल फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो उसका कॉन्सेप्ट जो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेंशन एनी फंडामेंटल ड्यूटी बिकॉज। कह रहा है कि जब संविधान बना था तो उस टाइम पे कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य नहीं थे उसमें, ऐसा क्यों? राइट आंसर होगा यहाँ पे, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री वुड परफॉर्म दियर ड्यूटीज विलिंगली, क्योंकि उनका मानना था
उनको ऐसी उम्मीद थी कि जो भारत के नागरिक हैं वो अपने मन से ही अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड इन द ईयर। यहाँ पे कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन किस साल पास किया गया था, तो 1976। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। भारत में नागरिकता से संबंधित कानूनों को कौन बना सकता है या रेगुलेट कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज हैव अ टेन्योर ऑफ डैश ईयर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का कितना कार्यकाल होता है, कितने टाइम का, तो 1 साल होता है। ये ज़रूर आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछा गया है पहले भी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल फॉर इंडियंस एज वेल एज फॉरेनर्स। तो 4 ऑप्शन दिए थे वहाँ पर, तो राइट आंसर था राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी बेसिक जो शिक्षा है उसको इंडियंस के लिए भी अप्लाई होता है ये, और फॉरेनर्स के लिए भी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कितने तरह के रिट्स जारी कर सकता है, तो 5 तरीके के रिट्स जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच कमेटी इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कमेटी पूछा था और उसमें बहुत सारा ऑप्शन था, सरकारिया कमीशन वगैरह करके, पुंछी कमीशन। तो राइट आंसर था वर्मा कमेटी भी फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड थी। तो अभी तक आपने स्वर्ण सिंह कमेटी पढ़ा था, लेकिन वर्मा कमेटी भी इससे रिलेटेड थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ए हाउस मेड गेट्स हर 12-year-old डॉटर टू हेल्प इन हर वर्क एज अ हाउस क्लीनर एट अ रेजिडेंशियल कॉलोनी इंस्टेड ऑफ सेंडिंग हर टू स्कूल, विच फंडामेंटल ड्यूटी इज वायलेटेड बाय द हाउसमेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक नौकरानी है जो कि अपनी 12 साल की बेटी जो है उसकी, उससे भी काम करवाती है जहाँ पे वो खुद काम करती है और उसको स्कूल नहीं भेजती। तो यहाँ पे कौन सा मौलिक कर्तव्य वायलेट हो रहा है, उसका हनन हो रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड। तो पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, तो ये वही वाला जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको वायलेट कर रही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड ऑल्सो डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व की कौन सी विशेषता है जो कि इसको मौलिक अधिकारों से अलग बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा इट इज़ नॉन जस्टिशिएबल। यानी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यही फ़र्क है कि फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, इसका मतलब वो जस्टिशिएबल है, वाद योग्य है, और जो डीपीएसपी है इसका वायलेशन हो तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, इसलिए ये नॉन जस्टिशिएबल है। अगला क्वेश्चन है, ऑल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैव साइनेजेस विथ इंस्ट्रक्शंस दैट पब्लिक शुड नॉट राइट ऑन द वॉल्स, टू विच फंडामेंटल ड्यूटी डज द गिवन स्टेटमेंट बिलोंग। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि जितने भी हमारे ऐतिहासिक स्मारक वगैरह हैं तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि कोई भी अगर उसको विजिट करने आ रहा है तो दीवारों पे वहाँ पे कुछ लिखे ना, जिससे कि हमारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो है वो खराब ना हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये कौन से मौलिक कर्तव्य को दिखाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस। तो ये वाली फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे एप्लीकेबल है। अगला क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट इन द ईयर। फंडामेंटल ड्यूटीज 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो कब लाया गया इसको, तो 1976 में। अगला क्वेश्चन है, ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकेम। यहाँ पे कह रहा है 26 जनवरी 1950 को इंडिया क्या बना, ए सॉवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट बन गया। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये सीजीएल में बहुत पहले पूछा गया था कि इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है तो वो कितने लेवल का है, तो 3 लेवल का है, 3 टियर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट RPA 1951 डिप्राइव्स द प्रिजनर्स ऑफ देयर राइट टू वोट। यहाँ पे कह रहा है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 जो है वो कैदियों को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित करता है, तो किस सेक्शन के तहत, तो सेक्शन 62 क्लॉज 5 है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का। अगला क्वेश्चन है, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 डज नॉट डील विथ। तो यहाँ पे कह रहा है सिटीजनशिप एक्ट यानी नागरिकता कानून 1955 किससे डील नहीं करता, तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्शन, यानी इसमें इलेक्शन से ये डील नहीं करता।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इन लैटिन मीन्स वी कमांड। तो यहाँ पे कह रहा है कि वी कमांड जो है किस रिट को बोला जाता है, तो मंडामस को बोला जाता है। अगर आपसे पूछे टू हैव द बॉडी ऑफ किससे रिलेटेड है, तो हेबिस कॉर्पस से। अगर आपसे पूछे बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ, तो ये रिलेटेड है क्यूवो वारंटो से। टू बी सर्टिफाइड ऑफ अगर पूछे तो वो सर्चियोरारी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है ए डैश इज इशूड टू प्रिवेंट एन इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल from exceeding its jurisdiction which is not legally vested or acting without jurisdiction or acting against the principle of natural justice। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिट ऐसा है वो तब इशू किया जाता है जब छोटे कोर्ट्स यानी लोअर कोर्ट्स जो हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के कोई डिसीजन दे देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अगला क्वेश्चन है विच रिट लिटरली मीन्स व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। तो बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ या फिर व्हाट इज़ योर अथॉरिटी अगर पूछे कि किससे रिलेटेड है तो क्यूवो वारंटो जो रिट्स है उससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है सिटीजन्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट और सेक्स बिकॉज। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी नागरिक हैं उनको भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके धर्म, उनके जाति और उनके सेक्स के आधार पर। तो ये है राइट टू इक्वलिटी। अगला क्वेश्चन है Which of the following organizations said that India cannot have a parallel judicial system, one for rich and other for the poor। यहाँ पे कह रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि भारत में समांतर न्यायिक व्यवस्था नहीं हो सकती कि एक जो है अमीरों के लिए हो और एक जो गरीबों के लिए हो। तो राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू एक्वायर सिटीजनशिप इन इंडिया। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है भारत में नागरिकता लेने का। राइट आंसर हो जाएगा रेनन्सिएशन। रेनन्सिएशन का मतलब ये होता है त्याग। तो त्याग करना इसका मतलब एक्वायर करना तो नहीं होगा ना। तो अगर आप इसको वर्ड मीनिंग से करते तब भी आप कर लेते। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है। राइट आंसर है होल्डिंग प्रॉपर्टी। यानी अगर आपको नागरिकता लेना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्रॉपर्टी हो इंडिया में। अगला क्वेश्चन है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मेक अ डिक्लेरेशन रेनाउंसिंग हिज और हर इंडियन सिटीजनशिप अंडर दी। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता त्याग कर सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं कोई भी भारतीय नागरिक अगर भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो उसको ये डिक्लेरेशन किस एक्ट के अंडर करना होगा, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड डील्स विथ रेप। यहाँ पे कह रहा है कि इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी का कौन सा सेक्शन है जो रेप से डील करता है, तो आर्टिकल 375। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स PRB एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट जो है कब लागू हुआ, तो 1867 में। ये था कंप्लीट 89 क्वेश्चंस पॉलिटी का जो कि CHSL 2024 में पूछा गया था। और इसका जो है PDF मैं अलग से अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये कंप्लीट PDF जो है डली हुई है टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे जो CPO में आया है। इसके बाद हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे, तो पैरेलल ही ऐसे चलेगा और ये रिवीजन के लिए है और आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से रिवाइज करें। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।